होपिंग सब बहुत बढ़िया हैं. आई एम ऑल गुड. दिस इज राधिका Dua, your co-explorer, mentor and learning buddy for your amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. अभी तक हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं और आपकी इस जर्नी को बहुत बहुत नॉलेजेबल बना चुके हैं. बट अभी भी सफर खत्म नहीं हुआ है. अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे दोस्त. अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, right? So this is something that you have to emphasize on. This whole course is taking you forward, right? ये कुछ क्लासेस ये आपकी डिमांड पे हम लेके आए so that a quick solution to all your problems, right? This was here for you. नाउ अब तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, बट आई एम होपिंग कि आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. एवरी डे यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट इज वी आर प्रीचिंग, यू आर प्रैक्टिसिंग. एंड ऑल्सो देर इज नथिंग, देर इज नो स्टोन अनटर्न्ड, राइट? देर इज नो स्टोन दैट इज अनटर्न्ड एंड यू आर not letting your future slide by your hands. You do not want that wind to go by you, right? You want your future in your hands, and for that what you have to do, you have to give your 100%. आप जब तक अपने दिल में नहीं ठान लोगे ना कि मुझे कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, so all this makes no sense. All this is of no use. All पैसा waste, time waste, future error 404, page not found. क्या करोगे फिर? For that, start preparing today. Start giving your 100% today. जितना बढ़िया आज करोगे उससे ज्यादा अच्छा कल होगा आपका. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमारे पास क्या है. अभी तक हम लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि आप कैसे ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ड्यूरिंग टैक्स ऑडिट. अब हम पढ़ेंगे how you would coordinate with your auditor during stats audit. And now what is stats audit? Auditing में हर organization के लिए multiple audits होते हैं. Like there is tax audit, there is stats audit and there is GST audit. ये तीनों audit अलग अलग acts govern कर रहे हैं, मतलब अलग अलग laws के अंदर ये audit कराना है आपको. जैसे tax audit was governed by Income Tax Act. Stats audit is governed by Companies Act 2013. GST audit governed by GST audit, right? तो हर डिपार्टमेंट आपसे अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है और चेक करना चाहता है कि जो आप काम हमें डिस्क्लोज कर रहे हो वो सही है या नहीं. ऐसा क्यों मैम? हमने टैक्स ऑडिट में टैक्स तो चाहिए गवर्नमेंट को, हमने टैक्स ऑडिट में टैक्स बता तो दिया, बस और टैक्स और की क्या जरूरत है? और किसी तरीके की ऑडिट की क्या नीड है? बेटा इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में अलग तरीके निकलता है और कंपनीज एक्ट में अलग तरीके निकलता है. ऐसे ही बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो इनकम टैक्स में कुछ और लिखा है और कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा है. कंपनीज एक्ट बेसिकली गवर्न करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होंगे. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज गिवन इन कंपनीज एक्ट. टैक्सेशन पार्ट गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट. तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम दोनों चीजों का अलग अलग से ऑडिट कराएं. तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि स्टैट्स ऑडिट क्या होता है और आपका क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए उसमें. ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं. ऑडिटर्स कोऑर्डिनेशन फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट बाय राधिका दुआ. आई एम here always for you, so do not worry. हम हर चीज बहुत अच्छे से लेके चलेंगे. आई अंडरस्टैंड कि अभी आपको बहुत नॉलेज नहीं है चीजों की, बट मैं ऐसे ही लेके चलूंगी कि आपको कुछ नहीं आता. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ओके? इससे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी कि हम इसको प्यार से क्या बोलते हैं, स्टैट्स ऑडिट. क्या स्टैट ऑडिट क्या है, क्यों कराना है, मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, राइट? ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है एज पर एप्लीकेबल FRF, मतलब जो इसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उस हिसाब से बना रही है. और वो कहाँ दिया होगा? आपके AS में दिया होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, और आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दोनों जगह आपको दिया हुआ है. ये किसके साथ काम हो रहा होगा?
ये आपके इंडियन गैप के हिसाब से, इंडियन गैप के हिसाब से आपको जो दिया होगा कि इंटरनेशनल गैप ले लो, इंडियन गैप ले लो, या फिर आपका इंड एएस के हिसाब से, इसको हम आईएफआरएस से जिनकी एडॉप्टेशन है उस हिसाब से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि आपको इन्हीं को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है? ये सारी बातें ना आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बननी चाहिए, स्पेशली फॉर अ कंपनी, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट अ कंपनी, तो ये सारी बातें लिखी हैं कि क्या फॉर्मेटिंग होगी, क्या प्रेजेंटेशन होगी, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ये सारी बातें गवर्न कर रहा है कंपनीज एक्ट 2013। वहां पे सब लिखा है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो वहां पर ना कुछ प्रोविजंस दिए हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, राइट। अब कंपनी है तो कंपनी जैसे फॉलो करना पड़ेगा ना हमें सारी चीजें जो हमारा, अब एक कंपनी है उसको गवर्न करने के लिए एक लॉ होना चाहिए, राइट, एक एक्ट होना चाहिए। तो उसको कौन गवर्न कर रहा है? कंपनी को गवर्न कर रहा है कंपनीज एक्ट 2013। अंडरस्टैंडिंग? अब क्या हुआ, अब दूसरी तरफ बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया विद द पर्सपेक्ट कि हमको टैक्स चाहिए, राइट, कि आप जो रिपोर्ट कर रहे हो आपकी इनकम और जो आप क्लेम कर रहे हो अपने सारे अलाउंसेस या फिर जो चीजें आपकी, आप जितने भी एक्सपेंसेस को क्लेम कर रहे हो हमसे, उनके लिए एक एक्ट बनाया गया सो दैट वो स्ट्रीमलाइन हो पाए। अब वहां पर भी कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, राइट। अब हो सकता है कि ये दोनों प्रोविजंस आपस में थोड़े मैच ना हो सकता है मैच हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, राइट। इतने बड़े बड़े एक्ट्स हैं तो देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज सम डिफरेंस अमंगस्ट बोथ ऑफ दीज एक्ट्स। कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में लाजमी है कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा, राइट। अब ये दोनों ही एक्ट हर वक्त अपडेट होते ही रहते हैं। हम लोगों ने कहा ठीक है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली अगर वो एक कंपनी है तो वो उस कंपनी को कंपनीज एक्ट भी गवर्न करेगा, तो उसको अपनी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे कैसे? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अब इनकम टैक्स एक्ट तो सभी के लिए है, इरिस्पेक्टिव आप असेसी हो तो आपका क्या नेचर है उससे हम स्पेसिफिकली उसके लिए थोड़ी एक्ट बनाएंगे। हमने एक एक्ट बनाया जो असेसी के लिए बनाया, इरिस्पेक्टिव कि आपका क्या स्टेटस है, राइट। तब कंपनी को ये भी फॉलो करना है और ये भी फॉलो करना है, दोनों चीजें फॉलो करनी है। इनकम टैक्स एक्ट भी फॉलो करना है टैक्स भरने के लिए और कंपनीज एक्ट फॉलो करना है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, राइट। तो इसीलिए कंपनीज पे इनकम टैक्स ऑडिट भी होता है और कंपनीज एक्ट का ऑडिट यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होता है। जब हम दो चीजों को फॉलो कर रहे हैं और दोनों चीजों में थोड़े डिफरेंसेस हैं तो हमें दोनों का ऑडिट अलग अलग कराना पड़ेगा, गॉट इट। बट दोनों का ऑडिट कराने का पर्पस बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इनकम टैक्स का क्या पर्पस था हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम एग्जामिन करना चाहते थे कि जो आपने इनकम और एक्सपेंसेस डिडक्शंस अपनी रिपोर्ट करी है वो एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है या नहीं है। कंपनीज एक्ट का ऑडिट कराने का क्या रीजन है इसको भी हम अभी देखेंगे, क्यों हो रहा है, किससे करवाना है आपको ऑडिट, कैसे होगा ये ऑडिट, किस ड्यूरेशन में होना चाहिए, क्या ड्यू डेट्स हैं, सब कुछ। आपका क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा इस ऑडिट में। भाई अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, डजंट रियली मैटर, कोई सी भी कंपनी है, उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका ऑडिट होगा ही होगा, ठीक है। तो उसका ऑडिट होना है कब? स्टैट्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 उसका होना ही होना है, ऑडिट होना ही होना है। तो क्या कैसे होगा ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, गॉट इट। अब समझ आ रहा है कि हमने दो अलग अलग तरीके के ऑडिट क्यों हो रहे हैं हमारे, क्योंकि भाई इनकम टैक्स एक्ट जनरल बनाया गया, कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज के लिए बनाया गया। तो अगर अब कंपनी है तो उसको इनकम टैक्स एक्ट भी फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है, तो जरूरी है कि दोनों का ही ऑडिट कराया जाए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सबसे बड़ी बात तो दोनों चीजें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कवर कर रही हैं। कंपनीज एक्ट अलग हो गया और इनकम टैक्स एक्ट कहाँ चला गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला गया, दोनों चीजें अलग अलग हो गई, राइट। दैट इज वाई अलग अलग हमने क्या करा है, अलग अलग हमने ऑडिट बनाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्चुअली होता क्या है। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ लीगली रिक्वायर्ड रिव्यू।
लीगली रिक्वायर्ड है, कोई ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मैंडेटरी है नेचर में, लीगल आपको लॉ बोल रहा है कि ये करना है, सो इट इज अ लीगली रिक्वायर्ड रिव्यू करना है आपको किसका, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का। वहां पर भी किस चीज का रिव्यू हो रहा था, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ही हो रहा था, बट यहाँ पर लिख रहे हैं वहां पे हर किसी का टैक्स ऑडिट हो रहा था। वहां आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, HUF है तो भी हो रहा था, इंडिविजुअल हो तो भी हो रहा था, बस वहां एक लिमिट थी, टर्नओवर लिमिट अगर आपने क्रॉस कर दी तो टैक्स ऑडिट होगा आपका, राइट। यहाँ पे बोल रहे हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का रिव्यू होना है, पर किसका, सिर्फ एक कंपनी का, कंपनी का। ध्यान दो यहाँ पर ये जो स्टैट्स ऑडिट है ये होता ही एक कंपनी का है, ओनली ऑफ कंपनी। स्टैट्स ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंदर होता है ये ऑडिट। तो अगर कंपनीज एक्ट के लिए होता है तो इसके परव्यू में कौन आएगा, सिर्फ कंपनीज ही तो आएंगी, और जितने भी असेसीज हैं जैसे इंडिविजुअल्स हैं, HUF है, आपके NRs हैं, या फिर आपके AOP है, BOI है, ये सब नहीं आएंगे यहाँ पर। These will not be covered under this act. स्टैट्स ऑडिट में सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही आती है और कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता, बिकॉज ये बनाया ही सिर्फ कंपनीज के लिए गया है, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप इतने सारे बेनिफिट ले रहे हैं तो आपका ऑडिट भी होगा ही होगा। अच्छा, अब क्या चेक कर रही हूँ मैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो देख रही हूँ इनके, बट चेकिंग किस चीज की हो रही है, वहां तो इनकम और डिडक्शंस को चेक कर रहे थे, यहाँ किस चीज को चेक कर रहे हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं दे आर फेयर, एक्यूरेट एंड कंप्लाई विद लीगल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कह रहे हैं कि जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि आपका P&L बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, CFS, सब कुछ इंक्लूड हो गया इसमें। इट इज फेयर, बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन है, एक्यूरेट है, एंड इट कंप्लाइज विद द लीगल प्रोविजंस एस्टैब्लिश्ड स्पेशली द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और क्या इंश्योर कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि प्रॉपर मेंटेनेंस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अंडर सेक्शन 128। सेक्शन 128 में साफ साफ बोला गया है कि अगर आप कंपनी हैं तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी। तो इस ऑडिट में हम ये भी चेक करते हैं कि क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128 मेंटेन्ड है या नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी इंश्योर करते हैं, कंप्लायंस इंश्योर करते हैं किसका, विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर एप्लीकेबल लॉ। कह रहे हैं जो भी आपका FRF है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका फ्रेमवर्क है, आप उसको कंप्लाई कर रहे हो क्या, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IND AS दोनों में से जो भी आप पे लागू हो रहा है उसको कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर एनी अदर एप्लीकेबल लॉ, कोई और आपका अदर एप्लीकेबल लॉ है अगर, और आप एक कंपनी है, आप एक कंपनी है, you are a company. If you are a company and there are n types of laws that are applied on you, so in stats audit I will check कि सारे के सारे लॉज को आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर अ कंपनी, यू कम अंडर द परस्यूट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। स्टैट्स ऑडिट का अपने में ही मतलब, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी। अगर अपने आप दिमाग में यही सोच पाओगे ना कि स्टैट्यूटरी का क्या मतलब है, तो आपको ऑडिट का भी समझ आएगा। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है डायरेक्टेड बाय लॉ, कानून द्वारा निर्धारित, कि कानून में लिखा है कि ये होना ही होना है, राइट। तो जो कानून में लिखा है उस चीज का ऑडिट हो रहा है कि आपने रूल्स को, लॉज को, फॉर्मली रिटन डाउन जो चीजें हैं उनको फॉलो कर रहे हो या नहीं। इफ यू आर अ कंपनी यू हैव टू फॉलो n टाइप्स ऑफ लॉज, रूल्स। Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, why do you need this accounting course?
2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा. 3rd, what is the syllabus for this course? And 4th, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं where you will get 40+ hours of practical training. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. अफोर्डेबल कोर्स है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ accountants out there in industry. So देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. तो हम स्टैट्स ऑडिट्स में यही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उन सब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दैट इज द मेजर पर्पस ऑफ डूइंग स्टैट्स ऑडिट. ठीक है. और क्या देख रहे हैं? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. सच्चा व्यू दे रहे हो आप, ट्रू भी दे रहे हो और फेयर भी है. और किस चीज का व्यू? ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. कि जो अफेयर्स हैं उनका क्या स्टेट है अभी, क्या वो स्टेक होल्डर्स के लिए पॉजिटिव चल रहे हैं, क्या वो नेगेटिव चल रहे हैं, या इफ दे हैव नो चेंज, क्या इम्पैक्ट है, क्या स्टेट है अभी अफेयर्स का, उसका मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू देना है. ये चेक करना है कि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सच्ची हैं और अच्छी हैं या नहीं है. मुझे यही बताना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना है. कौन करता है इस ऑडिट को? इट इज कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट सीए, जिसको मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलूंगी. कौन है ये मेरा सीए? अगेन वन मोर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर अ सीए. सीए को अगर तुम देखो तो टैक्स ऑडिट भी सिर्फ सीए ही करता है और अब स्टैट्स ऑडिट भी सिर्फ सीए ही कर रहा है. आज सोचो आपके पास कितना पोटेंशियल है. इफ यू चूज दिस कोर्स तो कितना पोटेंशियल है. अ सर्टिफाइड अकाउंटेंट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, certified in the fields of accounting and taxation, expertise in finance and auditing. क्या बढ़िया प्रोफाइल है. So you should think about it बेटे. Definitely आपको इसके बारे में सोचना चाहिए. When you are here, so you can definitely upgrade yourself. जिसको लगता है कि नहीं भाई बहुत मेहनत है मैं नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी में हर चीज में मेहनत है. कुछ ऐसा नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है. So yes, I am not here to sell a course. मुझे कोई पैसे नहीं देता ICI सेल करने के लिए. भाई वो तो nobody needs to sell this course. इतना बढ़िया कोर्स है कि अपने आप में it talks about itself. मैं इसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं. बट आई फील कि अगर मैं आप लोगों को कोई एक करेक्ट राह दिखा सकूं तो इट इज माई ड्यूटी टेल यू व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज यू हैव. चलिए आगे बढ़ते हैं. किसको एप्लीकेबल है ये ऑडिट? Who requires a stats audit? किसको करना है? All companies. बेटे देखो all companies. Stats audit is mandatory regardless of turnover और size. आप किसी भी size के हो, आप किसी भी turnover के हो, आपको stats audit कराना ही कराना है. मैम
मैम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पापा हैं, उन्होंने एक कंपनी बना ली ऐसे ही। बहुत इजी होता है मैम, एमसीए पे जाओ, अपने आप को रजिस्टर कराओ, मैं ही बना लेती हूँ कितनी कंपनी, जितनी मर्जी बना लो, जितनी मर्जी कंपनी बना लो, बहुत इजी है, चलो एक कंपनी को रजिस्टर करा लेते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है बेटे, हर कंपनी को स्टैट्स ऑडिट कराना है, इवन इफ आपका कुछ टर्नओवर नहीं है, वहां लिखा है इररिस्पेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर और साइज, आपका टर्नओवर है या नहीं है, आपका साइज छोटा मोटा बड़ा हमें कोई मतलब नहीं है। वी आर सेइंग यू आर अ कंपनी, ओके, यू कम अंडर द परव्यू ऑफ स्टैट्स ऑडिट, कराना ही कराना है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बेटे? तो आपको स्टैट्स ऑडिट तो कराना ही है। अच्छा, अब मैम ऑल कंपनीज हो गई तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, इसीलिए स्पेशली भी लिख दिया मैंने कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनके लिए भी मैंडेटरी है भाई, नेचर में मैंडेटरी है, इवन फॉर स्मॉल एंड स्टार्टअप्स। अगर आप स्टार्टअप हो तब भी, और आपका जीरो टर्नओवर हो तब भी, पूरे साल हमने काम भी नहीं करा मैम, फिर भी स्टैट्स ऑडिट कराना है। हाँ जी, फिर भी स्टैट्स ऑडिट कराना है मैम, ये तो नाइंसाफी, हम तो सीए को पैसे दे रहे हैं, खुद तो कुछ कमा नहीं रहे, क्या करें बेटे, क्या करें, कंपनी बनाई है तो करना ही है। मैम व्हाट अबाउट 1% कंपनी, जो ओपीसीज होती हैं, हमने पढ़ा था ना उस दिन ओपीसी क्या होता है, 1% कंपनी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में याद करो। जो 1% कंपनी है मैम, उनको भी कराना है ऑडिट। हाँ बेटे, उनको भी कराना है, उनके लिए भी यस, द ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर देम टू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ऑडिट कराना है, सबको कराना है, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड हैं, चाहे आप 1% कंपनी है। मैम व्हाट अबाउट स्मॉल कंपनीज, जिनको स्मॉल कंपनीज में, अच्छा मैम पहले आप मुझसे, अब बच्चे मुझसे पूछेंगे कि स्मॉल कंपनी क्या होता है, पहले यही बता देती हूँ मैं आपको कि स्मॉल कंपनीज कौन सी होती हैं। तो हम हमारे को सेक्शन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करा गया है दैट व्हाट आर स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज आर अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। पहली बात तो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक कंपनी यानी, पब्लिक कंपनी यानी, पब्लिक कंपनी कौन होती है पहले तो मुझे बताओ आप। पब्लिक कंपनी वो जिसने अपने आप को लिस्ट कराया हुआ है, लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में कहीं पर भी लिस्टेड है, ऑन एनी बीएससी एनएससी, कहीं पर भी अगर आप अपने आप को आपने रजिस्टर कराया हुआ है, दैट इज कि आपके जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली ट्रेड होते हैं, पब्लिकली ट्रेड है, आपने लोगों को इनवाइट करा हुआ है कि आओ मेरे अंदर पैसा लगाओ। अगर वो पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं आपके शेयर्स, तो आप और आपने अपने आप को लिस्ट कराया हुआ है एनएससी या बीएससी पे, किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर, तो आप एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ फॉर्म ऑफ बिजनेस में, बट अगेन चलिए कोई बात नहीं। अब स्मॉल कंपनी कौन होती है? स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। And meet specific criteria related to its paid up share capital and turnover। तो कह रहे हैं कि स्मॉल कंपनी के लिए हमने एक कुछ डिफाइन करा हुआ है कि अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में है तो वो स्मॉल कंपनी है। और स्मॉल कंपनी होने के ना बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं मैम, बट हमें लिमिट तो बता दो क्या होता है। ठीक है, बता देती हूँ। अगर पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से नीचे है, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से नीचे है, 4 करोड़ से नीचे, इट इज लेस देन 4 करोड़, और आपका जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से नीचे है, जो आपका टर्नओवर है 40 करोड़ से नीचे है, तो आप क्या हो गए? आप हो गए एक स्मॉल कंपनी। क्या फायदा होता है स्मॉल कंपनी को? उनको ना बहुत सारी रिलैक्सेशंस दी होती हैं कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स में, मतलब बहुत छोटे छोटे और सिंपलर कंप्लायंसेस हैं। बड़ी कंपनीज के लिए ज्यादा कंप्लायंस है, बोर्ड मीटिंग्स के लिए भी बहुत कम स्पेसिफिकेशंस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कम है उनकी, एनुअल रिटर्न फाइलिंग भी बहुत सिंपल है, पेनल्टी भी फिर अकॉर्डिंगली कम ही लगती है स्मॉल कंपनीज पे। तो कंपनीज ना कोशिश करती रहती है कि अपने आप को स्मॉल कंपनी डिक्लेयर कर दें, कंप्लायंस कम हो जाएगा, राइट। क्या उनको भी ऑडिट कराना है क्या? हाँ, उनको भी ऑडिट कराना है। आप यहां से एग्जेम्प्टेड हो, आप और कंप्लायंसेस से एग्जेम्प्टेड हो, यस, बट आपको भी ऑडिट कराना है। ओ भाई, हम तो यहाँ फंस गए।
कहीं पर भी आपको कोई सी भी कंपनी को एग्जेम्पशन नहीं दी गई। आप कह रहे हो सब कंपनीज को ऑडिट कराना है, ठीक है, पर मैं तो प्राइवेट कंपनी हूँ, कोई बात नहीं बेटे, आ जाओ, आप भी लपेटे में हो। अरे हम तो 1% कंपनी है, कोई बात नहीं, आप भी लपेटे में है। हम तो स्मॉल कंपनी, हम तो पैसे ही कम लगाते हैं, कम कमाते हैं, और कोई बात नहीं, आपका भी ऑडिट होगा, सबका ऑडिट होगा, कोई नहीं बचेगा हमसे। एवरीबडी इज अंडर द परव्यू ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। समझ गए आप? देखिए कितना खेल चला इन्होंने, कितने समझदार हैं लॉ बनाने वाले। कह रहे सब कंपनीज, तो एकदम से प्राइवेट कंपनी वाले, हम तो प्राइवेट कंपनी है, हम तो प्राइवेट कंपनी है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी ऑडिट होगा। फिर ओपीसी वाले आ गए कि मैं तो 1% कंपनी में तो काम ही नहीं करता, वो छोटी सी कंपनी हूं मैं तो एकदम, कोई बात नहीं, स्टैट्स ऑडिट कराओ। फिर स्मॉल कंपनी वाले, अरे हम तो स्मॉल कंपनी, हम तो स्मॉल कंपनी है, कोई बात नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा भी स्टैट्स ऑडिट होगा। एवरीबडी इज कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ स्टैट्स ऑडिट। ठीक है, अगर आप कंपनी है, स्टैट ऑडिट होगा ही होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर एंड योर साइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजेदार है भाई, हर एक्ट, हर लॉ बहुत मजेदार है, अगर आप मजे से पढ़े तो बहुत मजे आते हैं सीखने में। आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि लीगल प्रोविजन क्या दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, जो हम ऑडिट में देखना है, हमें देखना ही पड़ेगा। तो लीगल प्रोविजन कुछ ऐसा है कि सेक्शन 139 में दिया हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होगा। ठीक है, इनिशियली भी और रोटेशन रूल भी दिया हुआ है। मतलब हमने बताया हुआ है सेक्शन 139 में बताया हुआ है कंपनीज एक्ट का, सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 139 में बताया हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, दोनों का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। ऑडिटर यानी सीए, आपका सीए कैसे अपॉइंट होगा। अब ये सीए इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर ये फर्म ऑफ सीए भी तो हो सकती है, राइट। तो वहां पे बताया गया कि इनिशियली भी कैसे करना है, और फिर उनका रोटेशन का रूल भी दिया गया है। रोटेशन का रूल दिया हुआ है कि हर 4 साल में, 5 साल में आपको अपना सीए बदलना है, अदरवाइज फैमिलियरिटी हो जाएगी उस सीए को, आपके उससे इतने अच्छे रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाएंगे कि वो आपको कभी भी क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा ही नहीं, राइट। तो ये आपको सेक्शन 139 में दिया हुआ है। अब सेक्शन 143 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स दी हुई है। अच्छा ये मैम आप हमें क्यों बता रहे हो, हम तो अकाउंटेंट है, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हमको ये क्यों बता रहे हो कि ऑडिटर को, ताकि आपको पता चले कि आपको ही तो प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं। ये जो लीगल प्रोविजंस हैं किसको कंप्लाई करने हैं, हर कंपनी को कंप्लाई करने हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपको ये प्रोविजंस देखने हैं कि क्या आपकी कंपनी डिफॉल्ट तो नहीं कर रही है इन प्रोविजंस के लिए। सेक्शन 139 में साफ साफ बताया गया है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी ऑडिटर की। सेक्शन 143 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर बताई गई हैं। जैसे आपको रिपोर्ट करना है, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, फ्रॉड को, कारो भी रिपोर्ट करना होता है, ये सारी चीजें रिपोर्ट करनी होती है ऑडिटर को। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि जो ऑडिटर आपके पास आ रहा है उसकी क्या ड्यूटीज है, उसके पास क्या पावर्स हैं, तो हाउ वुड यू मूव फॉरवर्ड, राइट। अब सेक्शन 134 में बताया गया है कि जो डायरेक्टर है आपकी कंपनी का, जो डायरेक्टर है आपकी कंपनी का, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डायरेक्टर है आपकी कंपनी का उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं आपकी कंपनी की और जो ऑडिट रिपोर्ट आपको सीए इशू करके देगा उसके प्रति डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन 147 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि वहां पर सारी पेनल्टीज दी हुई है कि अगर आपने कॉन्ट्रवीन कर दिया एक्ट तो क्या क्या पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर, राइट। ये बातें मुझे क्यों पता होनी चाहिए एज एन अकाउंटेंट, क्योंकि मुझे ये तो पता करना है ना कि भाई मैं कब अपॉइंट करूंगा सीए, उसकी क्या पावर्स ड्यूटीज है, हमारे पार्ट पे, मतलब हमारे जो डायरेक्टर है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, और अगर हमने कॉन्ट्रवीन कर दिया एक्ट तो हमारे ऊपर क्या पेनल्टी लग सकती है, हाउ दे कैन पेनलाइज अस, राइट, वी शुड नो। अच्छा हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स।
यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000+ accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो ahead and enroll yourself. Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. अब की लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या क्या है? मैंडेटरी सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। कुछ सेक्शंस हैं जो मैंडेटरी है नेचर में। मैंडेटरी सेक्शंस हैं, क्या क्या है वो? सबसे पहला है सेक्शन 128 जहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि आपको मेंटेन करनी ही है। कुछ एक लिस्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो आपको मेंटेन करनी ही करनी है। सेक्शन 129 में बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब एएस से आपको कंप्लाई करना है। आप गैप फॉलो कर रहे हैं या फिर आप इंड एस फॉलो कर रहे हैं, आप जो भी फॉलो कर रहे हो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर देम ही बनानी है। वहां साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 129 में दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर अगर आप इंड एस फॉलो कर रहे हैं तो आपको इंड एस फिर फॉलो करना पड़ेगा। एएस या इंड एस जो भी आप फॉलो करते हैं, आपके ऊपर जो लगता है एज पर योर टर्नओवर, मैं ऑलरेडी वो भी बता चुकी हूँ आपको कि कब एएस लगता है कब इंड एस लगता है, राइट। अगर आप 250 करोड़ एंड अबव का टर्नओवर लेके चल रहे हो आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 17-18 तो आपको कंप्लाई करना है इंड एस, राइट। अच्छा, अगर अब सेक्शन 1 ये कहाँ लिखा था कि हमें एएस या इंड एस फॉलो करना है? देखो सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 129 में साफ साफ लिखा है कि कंप्लाइंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग अगर गैप फॉलो होगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा होगा, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लग रहे तो इंड एस लगाओ, राइट। अब सेक्शन 133 में लिखा हुआ है कि किसके पास पावर है। यहाँ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू प्रिस्क्राइब एएस इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। तो ये एएस कौन बताता है? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको कौन बताता है? इनको बताती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके साथ? अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पता इतनी नॉलेज ना हो, वो कैसे बताएगा? अब एएस तो बहुत ही भाई ये तो बहुत ही प्रोफेशनल वर्क का काम है, जो काम करते हैं अकाउंटिंग फील्ड में वही बता सकते हैं। तो दे कैन टेक कंसल्टेशन विद एनएफआरए। एनएफआरए के साथ, अब एनएफआरए क्या होता है मैम? हमें तो यही नहीं पता कि एनएफआरए क्या होता है।
राइट। NFRA का क्या फुल फॉर्म है, क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं बेटे। हर कंट्री में ना एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है फाइनेंस की, तो ऐसी NFRA इज द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि FR, मतलब कि जो आपके फाइनेंसेस हैं, जो मतलब आपके फाइनेंशियल्स हैं, जैसे कि आपकी बैलेंस शीट, आपका P&L अकाउंट, आपका इनकम स्टेटमेंट, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट, दोज आर ऑल योर फाइनेंशियल्स, राइट। उनको रिपोर्ट कैसे करना है, उसका क्या फॉर्मेट है, उसकी क्या रेगुलेशंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, तो एक बॉडी बनाई गई NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो ही बताती है कि रेगुलेट कैसे करोगे आप ऑडिटिंग और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को। जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए NFRA बनाया गया। तो ये पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और किसके साथ कंसल्ट कर सकते हैं, NFRA के साथ। ठीक है। सेक्शन 139 से 148 में तो मैंने आपको बताया ही थी कि अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रोटेशन एंड पावर ऑफ ऑडिटर्स दिया हुआ है। अब हमें कितने पैसे देने ऑडिटर को ये भी तो पता होना चाहिए, तो वो दिया हुआ है, आपके एक्ट में ही लिखा है। सेक्शन 143 में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करी है वहां पर। 134 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाएं। ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं, टू एंश्योर प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कि जो रिकॉर्ड्स हैं सारे वो प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं। ये किसकी ड्यूटी थी, ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। ठीक है, ये सारी बातें आपको लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दी गई है अंडर योर कंपनीज एक्ट ओनली, सो यू शुड नो दीज थिंग्स। तभी मैंने आपको कहा था कि कंपनीज जो है, जो कंपनीज हैं वो फॉलो करती हैं AS या इंडेस। कहाँ लिखा है ये लिखा है कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। तो मैम सिर्फ कंपनीज ही फॉलो करती है कि AS, नहीं नहीं, और भी बहुत सारे लोग करते हैं, बट कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली बोला गया है कि AS को फॉलो कर। ओके, सारी अकाउंटिंग एज पर AS ही तो होती है, बट कंपनीज एक्ट में स्पेशली सेक्शन 129 में बोला गया कि आपको AS फॉलो करने हैं, राइट। चलिए, अब एप्लीकेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क क्या है, मतलब आपका FRF क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है आपका। आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है, मतलब आपके जो फाइनेंसेस हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, उसकी जो रिपोर्टिंग है उसका फ्रेमवर्क क्या है, कैसे करना है उसको मुझे रिपोर्ट, तो वो दिया हुआ है कंपनीज रूल्स में, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 वहां पर दिए गए हैं। इन रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे आपको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बनाना है। इंडेस उन बेसिस कंपनीज पे लगेगा जहां पे थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रही होगी, और कारो 2020 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर आप लोगों ने आज तक नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ कारो क्या होता है। इट इज कंपनीज अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑर्डर 2020। ये रिपोर्टिंग के बारे में बोल रहा है कारो। कारो रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है कि कंपनी की रिपोर्टिंग कैसे होगी, कंपनीज की ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट है उसका ऑर्डर, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली CA की है, आपके ऑडिटर की है, उसको ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं इसको हम, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, कि कंपनीज का जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसका ऑर्डर दिया हुआ है 2020 में। वो सिर्फ स्पेसिफिक कंपनीज को लगता है, हर किसी को कारो बनवाना नहीं, किसी किसी को बनवाना है, स्पेसिफिक कंपनीज को बनाना है। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करे, जैसे इंडेस क्या सब पे लगता है, नहीं, स्पेसिफिक कंपनीज पे लगता है, ऐसे कारो भी स्पेसिफिक कंपनीज पे लगता है, बट कारो में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं जिनको उन कंपनीज को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, अब ऑडिटर क्या क्या चेक करता है, ठीक है, एक ऑडिटर क्या क्या चेक करता है इसको देखते हैं। चलिए, ऑडिटर क्या क्या एग्जामिन करता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। अब द स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी कि जो आपका CA है वो वेरीफाई करता है कि जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी है वो कैसी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस चीज की करते हो आप, अच्छा पहले मुझे बताओ, रिपोर्टिंग किस चीज की होती है फाइनेंशियली। मैम हम तो रिपोर्टिंग करते हैं P&L की, बैलेंस शीट की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, राइट। तो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसकी एक्यूरेसी चेक होती है कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट आपने बनाई, यानी कि जो आपने P&L अकाउंट बनाया, जो आपने ये बनाया तो इससे बैलेंस शीट बनाई होगी, बैलेंस शीट प्लस कैश फ्लो, ठीक है, जो आपका CFS बना,
जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, इनकी एक्यूरेसी चेक होती है कि कितनी चीजें एक्यूरेटली बता रहे हो। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज और उनके डिस्क्लोजर्स चेक होते हैं कि क्या आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, प्लस क्या ये कंसिस्टेंटली काम कर रही थी। याद करो, पढ़ा हुआ है ना हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंसिस्टेंसी पढ़ा था ना कि कंसिस्टेंटली आपकी लगनी चाहिए पूरे टाइम, और उनका डिस्क्लोजर क्या है कि अगर नहीं कर रहे हो तो क्या डिस्क्लोजर दोगे उसके, या फिर उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं कुछ, वो सब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, और क्या ये प्रायर ईयर्स के साथ कंसिस्टेंटली इट इज कंप्लाइंग और इट इज इन कोऑर्डिनेशन विथ प्रायर ईयर्स, whether it is consistent with prior years, ये सारी चीजें, क्योंकि इनका कंपैरिजन भी तो करोगे, राइट। फिर आप इसके बाद चेक करते हो कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है आपका, आपका आईसी कैसा है, मतलब आपका जो इंटरनल कंट्रोल है वो उसका एनवायरमेंट कैसा है। आईसी एनवायरमेंट कैसा है आपका, इंटरनल कंट्रोल यानी आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी आपने अपने इंटरनली कितने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करे हुए हैं। आपको, आप देख रहे हो कि आपकी जो ड्यूटीज हैं क्या वो सेग्रीगेटेड है। अच्छा, ये इंटरनल कंट्रोल किस चीज से रिलेटेड रखे होंगे, मैं कंट्रोल्स लगा रही हूँ ना कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए मेरी कंपनी में अंदर, कहीं कुछ गलत रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही है, कहीं मेरी कंपनी के अंदर अंदर कोई घपला तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो पर्सन कैश कलेक्ट करता है वही उसकी रिकॉर्ड बना, वही एंट्री कर देता है। भाई किसी ने, कोई आपने 1% रखा हुआ है, वही सेल्स करता है और वही फिर उनको रिकॉर्ड करता है आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो आप कहोगे मैम सही तो है, बढ़िया है, जल्दी से काम हो जाएगा, हमें एक ही पर्सन को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप उसी पर्सन को पैसे दे रहे हो, वही सेल्स करता है, वो सेल्स करता है 10,000 रुपीज की, और वो हर 10,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज चुरा लेता है और आपको पता ही नहीं चलता। कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसने रिकॉर्ड्स में लिखे हैं सिर्फ 9,000 रुपीज की सेल्स हुई है। आप सेल्स को कैसे चेक कर सकते हो, आप रिकॉर्ड से तो चेक करोगे, आप जर्नल एंट्रीज ही तो चेक करोगे, आपके ऊपर आप जाके एक एक सेल्स चेक नहीं कर सकते ना, राइट। आप रिकॉर्ड चेक करोगे, आपको लगेगा 9,000 रुपए की सेल हुई थी, बट आपने ये मिस कर दिया कि जो पर्सन सेल कर रहा है उसी पर्सन से आप रिकॉर्डिंग करवा रहे हो। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि अब उस पर्सन के पास सारे रिकॉर्ड्स हिलाने की ताकत है, वो कोई सा भी मिस कैलकुलेशन, मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है और अपना थेफ्ट कर सकता है, आपकी कंपनी में फ्रॉड कर सकता है, आपको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन को दे दी है। तो कंपनीज के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इंटरनली चेक रखना है, आपको एक इंटरनल कंट्रोल बना के रखना है कि सबके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या ड्यूटीज को सेग्रीगेट कर रहे हो। सो आपके पास एक इंटरनल चेक कंट्रोल है या नहीं है, दिस ऑल्सो ऑडिटर हैज टू एग्जामिन। वो ये भी वेरीफाई करता है कि क्या आपके पास कोई आईसी है, और आपको इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट बना के देता है कि आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। These all things your CA has to check। अब समझ आ रहा है कि क्यों इतना ज्यादा काम होता है उसके पास, राइट। सो द इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट इज वेरीफाइड बाय योर CA कि क्या प्रेजेंस है इंटरनल चेक्स की, क्या कोई इंटरनल चेक्स है भी या नहीं है, क्या सेग्रीगेशन कर रहे हो आप ड्यूटीज की, क्या ऑथराइजेशन है प्रोटोकॉल्स का, कि जो प्रोटोकॉल्स है उनको ऑथराइजेशन मिल रहा है, जो आपका डायरेक्टर है या मैनेजर लेवल पे है वो ऑथराइज कर रहा है इन प्रोटोकॉल्स को। सो एवरीथिंग इज चेक्ड, ठीक है। और क्या चेक करता है वो, कंप्लायंस को चेक करता है। उसने आपकी वेरीफाई करी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसने देखा आप इंटरनल कंट्रोल बना के रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो चेक करता है कि जितने भी कंप्लायंस लगते हैं आपके ऊपर कंपनीज एक्ट के, स्टैट्यूटरी ड्यूज है आपके ऊपर, एप्लीकेबिलिटी है इंड AS की या AS की, वो चेक करता है। वो चेक करता है कि आप कंपनीज एक्ट में हर तरीके की फाइलिंग कर रहे हो, जितनी भी आपकी रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए क्या वो फाइल हो रही हैं, जितने भी रजिस्टर्स मेंटेन होने चाहिए क्या वो मेंटेन हो रहे हैं, जितने भी मिनट्स बनने चाहिए एंड उनको रिकॉर्ड्स में रखना होता है क्या वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
Hello accountant, welcome to Sharp Up. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, why should you choose Sharp Up for the income tax learning? Coming to first point, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि टीडीएस के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। टीडीएस की प्रोविजंस is just one of the part of the income tax course. Further, बहुत सारे accountants बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। Coming to second point कि what is the objective with this course? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्प अप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with Sharp Up. Thank you so much. वो आपकी कंप्लायंस की चेकिंग करता है। वो देखता है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज जितने हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब जो देने ही देने हैं, जैसे टीडीएस है, पीएफ है, जीएसटी है, क्या उसको आप कंप्लाई कर रहे हो, क्या उनको टाइमली पे कर रहे हो। वो ये चेक करता है कि आपके जो इंडेस है, आपके ऊपर जो एप्लीकेबिलिटी है वो इंडेस की है या एएस की है। अगर मान लो आपके पास इंडेस अप्लाई हो रहे हैं और आप एएस लगा रहे थे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आपकी बुक्स ऑफ वो आपको एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे जाएगा। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कि आपकी कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। देखो, एक सीए जो है जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है तो वो 3 तरीके के ओपिनियंस दे सकता है। एक होता है क्वालिफाइड कि भाई आपकी कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। एक देगा वो एडवर्स ओपिनियन भी दे सकता है। एडवर्स ओपिनियन मतलब कि भाई बहुत ज्यादा कमी है आपकी कंपनी में, हम उसको क्वांटिफाई भी कर पा रहे हैं कि आपकी कंपनी में इतने पैसे ऐसे होना चाहिए बट आप ऐसे कर रहे हो, राइट। और थर्ड, वो आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब वो बता सकता है कि मेरे ओपिनियन में जो लिमिटेशंस हैं क्योंकि उसको चीजें ही प्रोवाइड नहीं करी गई, राइट। तो वो आपको क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है, एडवर्स ओपिनियन दे सकता है या डिस्क्लेमर दे सकता है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मैम हमारी, हमने तो बिल्कुल सही करी है, तो वो आपको एक अच्छी रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट देगा एकदम। आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है, नो क्वालिफिकेशंस के साथ वो आपको एकदम क्लीन रिपोर्ट्स इश्यू करके जाएगा। अब जो सीए होता है उसकी रिपोर्ट में इतनी ज्यादा ताकत होती है क्योंकि जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली रिलाइंग ऑन सीए's रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट पर वो रिलाई कर रहे हैं कि अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल क्लीन मेंटेन करते हो, आपकी बढ़िया काम कर रहे हो, तो अगर वो सीए रिपोर्ट नहीं कर रहा है उस पर, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। जो आप दिखाना चाहते हो वही आप, जो सच है आप वही दिखा रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
अगर आपका सीए आपको क्लीन रिपोर्ट देता है तो इट मीन्स कि आपका जो काम है वो बिल्कुल बढ़िया आप सही तरीके से कर रहे हो और आप उसको बिल्कुल राइट प्रेजेंट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, नो। आपका सीए जो आपको रिपोर्ट देता है वो ये बताता है कि ट्रू एंड फेयर आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है या नहीं, कि जो आपका बिजनेस चल रहा है वैसे के वैसे उसे प्रेजेंट कर रहे हो या नहीं। सीए सिर्फ यही चेक कर रहा है। सीए ये नहीं चेक कर रहा कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, वो होता है वो अलग रिपोर्ट्स में होता है, बट ऑडिट रिपोर्ट में तो वो बता रहा है। देखो देखो साफ देखो, मैंने यहाँ बताया आपको ऑडिट रिपोर्ट में वो क्या बता रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अच्छे से मेंटेन्ड है, आप लीगल प्रोविजंस को कंप्लाई कर रहे हो या नहीं, और आपकी जो बुक्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अगर आप टर्नओवर लिख रहे हो कि मेरा जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ है और जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 10 लाख है, अगर आप ये रिपोर्ट कर रहे हो तो ये सच है या नहीं। सीए सिर्फ ये बोल रहा है कि जो आपने रिपोर्टिंग करी है ये सही है या नहीं, वाकई आपका नेट प्रॉफिट इतना है, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और कैसा नहीं, मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं है। मेरा कमेंट एज एन ऑडिटर सिर्फ यही है कि वाकई आपका जो आप प्रेजेंट कर रहे हो क्या वो ट्रू है, क्या वो फेयर है, जो आप रिपोर्ट कर रहे हो क्या वो सच्चा है या नहीं है। बस ये रिपोर्टिंग सिर्फ इतनी ही है, दैट्स इट। मैं आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है इस बात पे थोड़ी कमेंट कर सकती हूँ। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन ओनली कमेंट कि जो आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके ट्रू स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं, बस दैट्स इट। सो जब सीए आपको एक क्लीन चिट देके जाता है, क्लीन रिपोर्ट देके जा रहा है, मतलब जो आपके स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट योर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर ट्रू। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग बहुत रिलाय करते हैं इस बात पे कि जो सीए की रिपोर्ट है वो कैसी है, कि अगर आपकी सीए बोलता है हाँ जी द रिपोर्ट इज क्लीन, द ऑल योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एज पर that your financial reporting is as per your applicable framework and it is providing a fair and true view, then good, we rely on your financial statements now, it is true, it is giving a true state of affairs. So अब मैं अकॉर्डिंगली एक डिसीजन लूंगी कि मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करूं या ना करूं। अगर सीए की रिपोर्ट में लिखा है कि क्वालिफाइड ओपिनियन है सीए का कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे आर नॉट ट्रू एंड फेयर, मुझे नहीं लगता कि ये जो असली में चल रहा है वही प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर दे दिया तो जो इन्वेस्टर है वो सोचेगा आपकी अकाउंट में, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा वो कि इसमें मुझे करना चाहिए इन्वेस्ट या नहीं, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ट्रू एंड फेयर ही नहीं है। समझ रहे हैं व्हाई सीए रिपोर्ट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो कंप्लायंस को भी चेक करता है सीए। अब उसको कुछ स्पेसिफाई वेरिफिकेशन करनी है, स्पेसिफिक एरियाज में वेरिफिकेशन भी करनी होती है। क्या है वो स्पेसिफिक एरियाज, उसको फिक्स्ड एसेट्स चेक करने होते हैं आपके। वो फिक्स्ड एसेट्स चेक करता है कि फिक्स्ड एसेट्स की ऑनरशिप क्या है, क्या आपके ही नाम पे है फिक्स्ड एसेट्स, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है, कितने इस साल में आपने एडिशन करे डिस्पोजल करे, ये ऐसी चीज है जो उसको करनी ही करनी है चेक। वो आपकी इन्वेंट्री चेक करता है कि क्या वैल्यूएशन मेथड रखा था, फिजिकल स्टॉक टेकिंग भी करता है वो। एट टाइम सीए जाके फिजिकल चेकिंग भी करते हैं कि जितनी इन्वेंट्री आप शो कर रहे हो, स्टॉक इन हैंड जितना दिखा रहे हो वो वाकई है या नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, यू नो। वो आपके डेटर्स क्रेडिटर्स को भी चेक करता है कि क्या उनकी एजिंग है, क्या वो रिकवर हो भी पाएंगे या नहीं। फिर वो कंफर्मेशन लेता है, वो थर्ड पार्टी से डेटर्स क्रेडिटर्स से कंफर्मेशन लेता है। देखो स्कोप कितना हाई है टैक्स ऑडिट का। टैक्स ऑडिट में हम सिर्फ एजिंग चेक कर रहे थे, क्या टैक्स ऑडिट में हम देख रहे थे कि हमें पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं, या कॉन्फॉर्मिटी थोड़ी ले रहे थे हम, कंफर्मेशन थोड़ी ले रहे थे हम अपने डेटर्स क्रेडिटर्स से कि हाँ जी आपका इतना ही है बैलेंस। यहाँ पर हम लोग सब चेक कर रहे हैं, आपके लोन्स एंड एडवांसेस चेक हो रहे हैं कि आपने डायरेक्टर को कितने लोन्स दिए हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स कितने आपके, इंटरनली आप कॉर्पोरेट में कितने ज्यादा वो ले रहे हो, लोन एंड एडवांसेस चल रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या है, उसकी रिको क्या है, उसका भी कंफर्मेशन लूंगी मैं। बैंक वालों से उसका भी कंफर्मेशन लूंगी कि हाँ वाकई आपने जो बैंक स्टेटमेंट मुझे दिखा रहा है इतना ही है आपके पास।
कंटिजेंट लाइबिलिटीज हैं क्या कोई, उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करो अपने नोट्स टू अकाउंट्स में, राइट। अब आपका एज एन अकाउंटेंट क्या रोल है इन स्टैट्स ऑडिट, आप कैसे हेल्प करोगे अपने ऑडिटर को इन स्टैट्स ऑडिट, ड्यूरिंग बिफोर स्टैट्स ऑडिट, ड्यूरिंग स्टैट्स ऑडिट एंड आफ्टर स्टैट्स ऑडिट, आपका क्या काम है आप मुझे बताओ। सेम वे जैसे मैंने टैक्स ऑडिट में बताया था, भाई पूरे फाइनेंशियल ईयर आप काम करते हो, फिर नेक्स्ट ईयर आपका ऑडिट होता है, ड्यू डेट से पहले पहले आपका ऑडिट हो जाएगा, राइट। अब जब आप ऑडिट करा रहे हो तो इसके बीच में भी तो आपको रिकॉर्ड करनी है ना, आपको रिकॉर्डिंग तो इसके बीच में भी करनी है। अगर आप पूरे टाइम ऑडिटर के साथ ही लगे रहोगे और ऑडिट कराते रहोगे तो रिपोर्टिंग कौन करेगा, रिकॉर्डिंग कौन करेगा बताओ, और बाकी कंप्लायंसेस कौन चेक करेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस ऑडिट स्मूथ, आप क्या करते हो, आप ऑडिट होने से पहले ही अपना काम फिनिश कर देते हो। आपका काम फिनिश हो गया तो ऑडिटर अपनी चेकिंग करेगा, वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा और इतनी देर में आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यू विल बी एबल टू डू योर ओन वर्क इन द मीन वाइल। जितनी देर वो चेकिंग कर रहा है उसको भी टाइम लगता है इंश्योर करने में कि जो आपने काम करके दिया है वो सही है या नहीं। वो एक एक चीज को चेक करता है, वेरीफाई करता है, वाउचिंग होती है, लेजर स्क्रूटनी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, यू नो। चलो, तो आपका रोल क्या है, आपको प्रिपेयर करने हैं बुक्स एंड लेजर्स, एंश्योर प्रॉपर ग्रुपिंग इन ट्रायल बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट आप चेक करो कि जो आपका टीबी है, जो आपका ट्रायल बैलेंस है, उसमें ग्रुपिंग ठीक है। आप सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करो, यानी कि आप सेल्स, परचेज, जर्नल एंट्रीज एक्सेट्रा की बुक्स को मेंटेन करिए। आप फाइनलाइज करिए एडजस्टिंग एंट्रीज एंड प्रोविजंस को, जितने भी प्रोविजंस डालने हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज यानी ये सारी चीजें आप कर दो, ठीक है। आप प्रोवाइड करो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को, क्या प्रोवाइड करोगे, आप सारे चार्ट्स दो, चार्ट ऑफ अकाउंट दो ऑडिटर को। आप बैकअप दो, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बैकअप दे दो उसको कि ठीक है मैंने, मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मेरी फाइल है, इसका बैकअप आप रख लो। आप स्केड्यूल कर दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पेबल्स, रिसीव का एक शेड्यूल होता है, उसको आप उसका स्केड्यूल दे दो कि मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, पेबल्स इतने हैं, रिसीवेबल्स इतने हैं। आप इन्वेंट्री की एक समरी दे दो उसको, और उस समरी में ये भी बता देना कि मेरा मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है, ठीक है। आप मेंटेन करो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स को, आपको मेंटेन करना है स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, जैसे कि आपकी मीटिंग, अगर एजीएम हुई है आपकी, जो मिनट्स हैं, और जो आपकी बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई है विद ऑल योर शेयर होल्डर्स, और जो आपकी बोर्ड मीटिंग हुई है, इनके मिनट्स को आपको रिकॉर्ड करना होता है। मिनट्स यानी कि उस मीटिंग में क्या हुआ उसके मिनट्स बनाने होते हैं, और उसको आपको परमानेंटली रिकॉर्ड करना होता है, स्टोर करना होता है अपने पास, राइट। तो वो देखो रिकॉर्ड्स बने हुए या नहीं, रजिस्टर्स देखो, मेंबर के, डेटर्स के, लोन एंड चार्जेस के, ये सारी डायरेक्टर के, सॉरी डेटर्स बोला, सॉरी डायरेक्टर के लोन चार्जेस के, सारे क्या रजिस्टर्स मेंटेन है। आप एमओए, एओए और शेयर सर्टिफिकेट्स भी उसको दो। आरओसी फाइलिंग अगर आपने कर रखी है, एओसी 4, एमजीटी 7 एक्सेट्रा, जितनी भी आरओसी फाइलिंग करी हुई है वो भी आप उसको दो, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करके चलने हैं। आप एक्सप्लेन करो और जस्टिफाई करो, अपने ऑडिटर को एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, क्या कोई अनयूजुअल या वन टाइम एंट्री करी है आपने, अकाउंटिंग पॉलिसी में तो कोई चेंज नहीं आ गया, आपने रिलेटेड पार्टी को कोई लोन दिया है क्या, और अगर कोई ऑडिट रिमार्क है लास्ट ईयर से जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, उसके बारे में भी आप एक्सप्लेनेशन दोगे अपने सीए को कि लास्ट ईयर आप रिमार्क दे गए थे या कोई और सा ऑडिटर हमें रिमार्क दे दिया था और अभी तक हम इसे रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, राइट। आप असिस्ट करोगे उनको प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट्स में, आप उनको बताओगे कि कंटिजेंट लायबिलिटी जितनी है उसका ब्रेकअप बताओ, डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन जा रहा है वो बताओ आप उसको, रिलेटेड पार्टी के सारे डिस्क्लोजर्स आप उसे बताएंगे। और सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर आपके पास हो रही है, आपकी कंपनी में अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है, सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब आपके जितने भी मेजर सेगमेंट्स होते हैं ना, एक कंपनी है वो 10 जगह पे काम कर रही है, 10 तरीके का काम कर रही है, तो 10 तरीकों में से 6 बिजनेस ऐसे होंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे, राइट, जो सिग्निफिकेंट होंगे, जो हमें बहुत बढ़िया बिजनेस लाके दे रहे हैं, तो इन सिग्निफिकेंट सेगमेंट्स को हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो वो क्या सेगमेंट रिपोर्टिंग हो रही है, तो वो सारी चीजें आप अपने अकाउंटेंट को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताएंगे। आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के क्या आउटपुट्स हो सकते हैं मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है।
मतलब जो ऑडिटर है वो आपको क्या क्या इशू करके जाएगा, जो आपका ऑडिटर है वो आपको एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट बना के देके जाएगा। हमने उसी के तो पैसे दिए हैं उसे, हमने ऑडिटर को ऑडिट करके रिपोर्ट इशू करने के लिए तो पैसे दिए हैं कि भाई रिपोर्ट दे जा हमें ऑडिटर की, वही हमें पब्लिश करनी है, राइट। तो ये रिपोर्ट किस चीज पे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किस चीज का ओपिनियन देना है कि वो ट्रू है या फेयर है। अब ये ओपिनियन क्वालिफाइड भी हो सकता है, अनक्वालिफाइड भी हो सकता है और एडवर्स भी हो सकता है। मैंने आपको बताया क्वालिफाइड भी हो सकता है कि भाई एरर है आपकी काम में, एडवर्स भी हो सकता है कि एरर भी है और इतने रुपए का एरर है, बता देती हूँ आपको। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है कि भाई मेरा जो ओपिनियन है उसमें एक डिस्क्लेमर है, मैं आपको बता देता हूँ मेरा ओपिनियन इन इन चीजों से लिमिटेड है। या फिर अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब क्लियर रिपोर्ट, क्लियर रिपोर्ट भी हम वो देके जा सकता है। किस चीज पे रिपोर्टिंग करी है उसने, अपना ओपिनियन बताया है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो या नहीं। पहली चीज तो वो आपको देके जाता है ये। दूसरी चीज वो आपको देके जाता है कारों की रिपोर्ट। कारों पे एक रिपोर्ट देके जाता है वो, कारों मतलब कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, वो आपको कारों की रिपोर्ट देके जाता है। एक 21 पॉइंट की चेकलिस्ट होती है वो देके जाता है। बट कारो क्या सबको देके जाएगा, वो नहीं, कारो सिर्फ उन कंपनीज को देके जाएगा जिन पे कारो अप्लाई हो रहा है। तो मैम बता दो फिर हमारे को वो कारो देके जाएगा या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऑडिटर से कारो लेना है या नहीं लेना। तो देयर इज अ कारो एप्लीकेबिलिटी एट अ ग्लांस। मैं आपको बता देती हूँ कौन सी कंपनीज को कारो लगता है। कारो के लिए सारी की सारी जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, यस कारो इज एप्लीकेबल टू देम। इररिस्पेक्टिव उनका क्या साइज है, क्या टर्नओवर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, यू हैव लिस्टेड योरसेल्फ ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आपको यानी कि आपने एनएससी बीएससी में अपने आपको रजिस्टर कराया हुआ, आपके जो शेयर्स हैं पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, राइट, फॉर एग्जांपल डाबर, आईटीसी, अल्ट्राटेक, सब एग्जांपल है, सब स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होती है ना ये चीजें, इनके ऊपर कारो एप्लीकेबल है। यस, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप एग्जेम्प्ट है अगर आप कुछ क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर देते हो, ओनली देन यू आर एग्जेम्प्ट, ओनली देन। अगर आपने वो क्राइटेरियाज पूरे नहीं करे तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। 1% कंपनी के ऊपर कारो नहीं लगता, स्मॉल कंपनी के ऊपर भी कारो नहीं लगता, सेक्शन 8 कंपनीज पे भी कारो नहीं लगता, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है तीनों, ठीक है। जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं क्या उन पे लगता है कारो, नहीं उन पे भी नहीं लगता क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में ही नहीं आती हैं। जितनी भी फॉरेन कंपनीज है कंपनीज एक्ट में ही नहीं आती, तो उन पे कारो कैसे लगेगा, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, क्या है वो क्राइटेरियाज मैं बता देती हूँ आपको। कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज इफ इट मीट्स ऑल द फॉलोइंग 4 कंडीशंस। अगर आपने चारों कंडीशन पूरी कर दी तो आप पे कारो नहीं लगेगा। कारो रिपोर्टिंग नहीं होगी तो कम पैसे देने पड़ेंगे हमें, कम कंप्लायंस है, राइट। कारो रिपोर्टिंग होगी ज्यादा कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो इफ ऑल 4 आर सेटिस्फाइड ओनली देन, ओनली एंड ओनली देन कारो इज नॉट एप्लीकेबल। इनमें से एक भी हो गया, एक भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे चारों में से, कोई एक भी रह गया, मतलब आपने 1 पूरा कर दिया, 2 पूरा कर दिया, 3 पूरा नहीं कर पाए, 4 भी कर दिया पूरा, आपने एक भी छोड़ा है ना तो कारो रिपोर्टिंग हो जाएगी आपके ऊपर। मतलब कि इन चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर आपने एक्सीड कर दी तो आपके ऊपर कारो लग जाएगा, ठीक है। पहली बात तो आप एक सब्सिडरी भी नहीं होनी चाहिए और होल्डिंग भी नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी के, मतलब इट शुड बी प्योरली प्राइवेट कंपनी। ना तो आप हो ये, ना तो आपकी कोई होल्डिंग कंपनी जो है वो प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, और ना ही आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है जो आपकी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, यानी कि आप प्योरली एक प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। मैम होल्डिंग कंपनी कौन होती है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिनके पास मेरे 50% से ज्यादा शेयर है। सब्सिडरी कंपनी कौन होती है, जिसके मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर है।
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. होल्ड मतलब कोई भी कंपनी अगर मुझे होल्ड कर रही है, यानी उनके पास मेरे 50% से ज्यादा शेयर है। और सब्सिडरी कंपनी कौन हो गई? जिसके मेरे पास है, जिसको मैंने होल्ड करा हुआ है, जिसको मैंने 50% से ऊपर होल्ड करा हुआ है, वो मेरे सब्सिडरी कंपनी हो गई। कि मेरी कंपनी है बट उससे 50% से ज्यादा शेयर्स उसके मैंने होल्ड करे हुए हैं। सो दैट इज अ सब्सिडरी कंपनी फॉर मी, राइट? तो ना मेरी होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है और ना ही मेरी सब्सिडरी कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है। आई एम प्योरली अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है? ये तो फुलफिल हो गया मैम, ठीक है। अब जो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो 1 करोड़ से नीचे है एज ऑफ बैलेंस शीट डेट। 31 मार्च को मेरा जो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है उनका टोटल 1 करोड़ या उससे नीचे ही है, ठीक है मैम? ये भी पूरा हो गया, ठीक है। जो मेरी टोटल बोरोइंग्स है फ्रॉम बैंक्स या एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग द ईयर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर वो 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ या उससे कम ही है, ओके। आपका जो टोटल रेवेन्यू है इंक्लूडिंग अदर इनकम, ध्यान दो अदर इनकम भी इंक्लूड करा, मैंने सिर्फ सेल्स नहीं ली। टोटल रेवेन्यू आपका 10 करोड़ से कम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि आपके पास लिमिट है 1/110 की। आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से नीचे होने चाहिए। आपका जो टोटल बोरोइंग्स है फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो 1 करोड़ से कम होनी चाहिए एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर। मतलब पूरे साल में किसी भी वक्त, किसी भी एक दिन भी आपकी 1 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए बोरोइंग्स। और जो आपकी टोटल रेवेन्यू है, जो टर्नओवर है आपका इंक्लूडिंग अदर इनकम, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 CR। अगर ये हो रहा है ओनली देन आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया नहीं फुल कर, मान लो आपका जो टर्नओवर है वो मोर देन 10 CR हो गया, वो मोर देन 10 CR हो गया आपका कारो टर्नओवर, चारों में से एक भी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है, फिर अब कारो लगाना पड़ेगा कारो। वी कैन नॉट हेल्प यू। आपको चारों की चारों कंडीशन फुलफिल करनी थी, इसमें से अगर एक भी आपने नहीं करी फुलफिल तो आपके ऊपर कारो लग जाएगा। गॉट इट? तो यू हैव टू फुलफिल ऑल योर 4 कंडीशंस।
आपकी ना कोई होल्डिंग कंपनी है जो पब्लिक कंपनी है, ना आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसके पास मेरे 50% से ऊपर के शेयर्स हैं मेरे। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे शेयर्स हैं। इसमें से 50% शेयर किसी और ने होल्ड करे हुए हैं, सो इट इज माई होल्डिंग कंपनी। अब कोई और सी कंपनी है, कोई और सी कंपनी है, उस कंपनी के 50% से ऊपर शेयर्स मैंने होल्ड करे हुए हैं, मैंने होल्ड करे हुए हैं, तो दैट इज माय सब्सिडरी कंपनी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। की नोट्स को ध्यान देंगे। कारो अप्लाइज टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, नॉट द कंपनी डायरेक्टली। जो कारो है वो ऑडिटर पे लग रहा है, ना कि कंपनी पे। अगर कारो अप्लाई हो गया आपकी कंपनी पे, तो ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कारो रिपोर्टिंग करनी है, आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट अगर कारो आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आपका ऑडिटर उस पर रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम है। तो आप ऑडिटर को बोलो कि भाई प्लीज कारो रिपोर्टिंग करिए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कारो अप्लाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, द ऑडिटर मस्ट अटैच द कारो रिपोर्ट विद द मेन ऑडिट रिपोर्ट, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Caro 2020 has 21 clauses covering internal control, inventory, loan, fraud, statutory dues, etc. Even if Caro is not applicable, the main audit report under section 143 still needs to be prepared and filed. अगर Caro नहीं भी applicable है, फिर भी भाई अपना normal audit report तो दोगे ना। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी है, रेवेन्यू उसका 7.5 CR है, बोरोइंग्स 50 lakhs है, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स 80 lakhs है। पहली बात तो मुझे प्राइवेट कंपनी के लिए वो बताओ क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट। मैम थ्रेशोल्ड लिमिट है 1110। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व 1 CR, बोरोइंग्स आपकी 1 CR एंड टर्नओवर 1 CR। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अगर ये हो रहा है फुलफिल फॉर प्राइवेट कंपनी, तो कारो लगाने की नीड नहीं है, तो कारो लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, पर यहाँ लिखा है, ध्यान दो, यहाँ लिखा है स्मॉल प्राइवेट कंपनी। चार्ट पे वापस आ जाओ। मैंने आपको बोला था स्मॉल प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी पे तो कारो एप्लीकेबल नहीं है, इररिस्पेक्टिव उसका क्या साइज है। क्यों हम ये देख रहे हैं फिर? इसीलिए ताकि आपको ध्यान आ जाए। ठीक है, कारो नॉट एप्लीकेबल, ऑल 4 कंडीशंस मेट, स्मॉल प्राइवेट कंपनी है। अब वहां पर स्मॉल लिमिटेड, वहां स्मॉल कंपनी लिखा था ना, प्राइवेट कंपनी, और ना वो दूसरी प्राइवेट लिमिटेड। आपको याद है मैंने स्मॉल कंपनी के लिए भी आपको बताया था कि सबसे पहली बात ही स्मॉल कंपनी में लिखी थी कि पब्लिक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए वो, राइट। आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, चलो मैं स्मॉल हटा देती हूँ, यहाँ से एक प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पास ये क्राइटेरियाज है। बट इन क्राइटेरियाज को देख के बताओ क्या आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल है या नहीं है। कारो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनमें से कोई सी भी कंडीशन आप ब्रीच नहीं कर पा रहे हो। रेवेन्यू आपका 10 करोड़ से नीचे है, बोरोइंग्स आपकी 1 करोड़ से नीचे है, पेड अप शेयर कैपिटल भी आपका 1 CR से नीचे है, तो नो, कारो इज नॉट एप्लीकेबल। अब मैं आपको सिनेरियो 2 पे ले जाती हूँ। एक प्राइवेट कंपनी है जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है, रेवेन्यू 5 CR का है, रेवेन्यू 5 CR का। पहले जल्दी से लिमिट ले लो, 1110। पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग, टर्नओवर, रेवेन्यू 5 CR का है। क्या कारो ये वाली कंडीशन पूरी हुई? हाँ ठीक है। बोरोइंग्स 1.2 CR की है, 1.2 CR की हो गई, ब्रीच होगी, ब्रीच हो गई हमारी, तो कंडीशन ब्रीच हो गई है, तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज बोरिंग हैज एक्सीडेड 1 CR रुपीज। ओके, तब कारो एप्लीकेबिलिटी है। ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 में क्या होता है? वो कमेंट करता है कि आपकी बुक्स मेंटेन्ड है नहीं है, इंटरनल कंट्रोल है नहीं है, कंप्लायंस है नहीं है। मैनेजमेंट का लेटर भी देता है वो, मैनेजमेंट का लेटर, हाईलाइट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस और सजेशन ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये भी वो देता है। इट इज ऑप्शनल बट इट इज कॉमन, ये देता है वो आपको, अक्सर देके जाता है। हाईलाइट करता है कि अगर कोई इंटरनल कंट्रोल वीकनेस हो उसको हाईलाइट करता है, और सजेशंस देके जाता है कि आप कैसे इंटरनल कंट्रोल को बेटर बना सकते हैं, कैसे टाइमलाइन आपकी क्या है, कैसे आपको ये ऑडिट रिपोर्ट करनी है। ऑडिट का कंप्लीशन होना चाहिए एजीएम से पहले, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर योर एनुअल जनरल मीटिंग आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी बोर्ड अप्रूवल मिल जाना चाहिए फाइनेंशियल्स का, जनरली इन अगस्त टू सितंबर, अगस्त सितंबर से पहले पहले आपको बोर्ड से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। एजीएम के विद इन 30 डेज आपको एओसी 4 फाइल करना है, यानी कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करनी है, और एजीएम के विद इन 60 डेज आपको एनडीटी 7 फाइल करना है, यानी कि आपकी एनुअल रिटर्न जो है वो आपको फाइल करनी है। तो आपका जो ऑडिट है वो यूजुअली अगस्त सितंबर से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए।
और एजीएम आपकी अगस्त सितंबर में ही यूजुअली होती है और आपका बोर्ड जो है इसको अप्रूव कर देना चाहिए। दिस टाइमलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपने ऐसा नहीं करा, आपने अपॉइंट नहीं करा ऑडिटर, तो आपको 25,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। आपने अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करी अंडर सेक्शन 128, आपको 50,000 से ज्यादा की पेनल्टी लग सकती है। आपने अपनी स्टेटमेंट्स को मिस स्टेट करा है तो हम मान लेंगे कि ये फ्रॉड है और उसमें आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और साथ ही साथ फाइन भी लग सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं आपके ऊपर। सो this was it from my side regarding the statutory audit under Companies Act 2013. That is it from my side. I'll meet you again. तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें and be a good human being. Try to do your best in every field of your life, not just professionally but also personally. Give your best. चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय, टाटा, सी यू, नारा।